Assalamu alaikum everyone. My name is Sabbar Ali Khan and I welcome you all from the KIPS CSS PMS platform. Today we have Talha Shafkat with us who has secured 20th position in CSS 2024 results. CSS के साथ साथ इनका PMS भी क्लियर है. आज हम तलहा से जानेंगे एस्पायरेंट्स के लिए कि उन्होंने तैयारी कहाँ से की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखे और उनकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही. ओवर टू यू तलहा, कैसे हैं तलहा आप? अल्हम्दुलिल्लाह सबात, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, मेरी सीएसएस और पीएमएस की जर्नी पैरेलल चली थी. मैंने आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन बैक इन 2022 के बिल्कुल एंड पे, नवंबर दिसंबर था. देन आई मेड अप माय माइंड कि मैंने 2024 का एग्जाम सीएसएस का देना है. सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन और एक पूरा साल मैंने तैयारी की. उसमें मेरी अगस्त के मिड तक मेरी रिटर्न की तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी. दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि मेरा कोर्स कवर है, नाउ आई हैव टू राइट. और फिर मैंने अगस्त के मिड में टेस्ट सेशन स्टार्ट किया एंड आई रोट टिल द लास्ट डे ऑफ माय एग्जाम. ठीक है, मैंने ये नहीं वेट किया कि अच्छा मैं चीजें रिवाइज करूं. वो मेरी पैरेलल चल रही थी बट भी करवाते रहे साथ साथ. जी बिल्कुल. मतलब अगस्त 15 वाज द डेडलाइन. उसके बाद हमारा एग्जाम था ऑन 29th ऑफ फरवरी 2024. इन 6 से 7 महीनों में मैं कंटिन्यूसली तकरीबन डेली कोई ना कोई मॉक लिखता था, कोई ना कोई पेपर अटेम्प्ट करता था. वंस आई वाज डन विद सीएसएस 2024, फिर एक अगला स्टेप था पीएमएस का. ओके. एंड दैट वाज कि उस टाइम हमारा एक्सपेक्टेड पीएमएस था जून में, बट अगेन डिले आ गया था उसमें भी. और वो डिले होते होते इट वेंट अप टू नवंबर दिसंबर. सो वो मेरी तैयारी चल रही थी पीएमएस के उस फेज में. सो वो मैंने उसको ये इस तरह समझ लें कि मैंने अपनी तैयारी को रोका नहीं. उसकी 2 रीजंस थी. एक रीजन ये थी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2024 का अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा था. सो आई कंटिन्यूड माय प्रिपरेशन. एट द सेम टाइम पीएमएस भी बीच में आ रहा था, तो मैंने उसको भी उस फ्लो में दे दिया. सो मेरी जर्नी एक फ्लो में चली है. आई क्लियर्ड बोथ एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. इस दौरान फिर जॉब भी कर रहे थे? I was not doing anything. ये my 24/7 thing was CSS and PMS. फुल फोकस ये था. Full focus इस पे था. और डिग्री किसमें की हुई थी बेसिक? I've done my bachelor's in electrical engineering from UIT Lahore. ओके. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद सीएसएस का ख्वाब कैसे नजर आया देखने का? To be very honest, CSS का ख्वाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी बहुत पहले का था. वो तो एक ऐसी प्रिविलेज है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर यूआईटी में एडमिशन हो गया, स्टूडेंट उसका ख्वाब देखते हैं. अगर वो हो गया था, एग्रीगेट बड़ा मुश्किल बनता है. उसके बाद फिर सीएसएस की तरफ ध्यान ही क्यों गया? बिल्कुल. गोल था सीएसएस किसी की अपनी विश थी या पेरेंट्स की थी? एग्जैक्टली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सीएसएस की बात करूं तो सीएसएस का प्लान वाज देयर इन माय इंटरमीडिएट. ओके. आई एम अ रावियन. सो जब मैं जीसी में था तो जीसी का एक वो कल्चर है कि मोस्ट ऑफ द रावियंस जनरली मूव टुवर्ड्स सीएसएस. सो मेरे अपना भी एक शौक था और मेरी फैमिली का भी एक शौक था कि घर में कोई एक बंदा सिविल सर्वेंट हो. सो ये जो एक आइडिया था, इट वाज देयर. द रीजन फॉर चूजिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज के यूईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है और मेरा टिल्ट था टुवर्ड्स कंप्यूटर और यूईटी में मुझे जाने का भी शौक था. सो मैंने अपना एज अ बैकअप प्लान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रखा था. सिंस सीएसएस इज वेरी अनसर्टन, दिस इज रियलिटी कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आपको इस चीज इट इज अनप्रेडिक्टेबल. आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स, मेनी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स जिनकी तीनों अटेम्प्ट्स कंज्यूम हो चुकी हैं और अभी वो नहीं कर पाए क्वालिफाई. आपने माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही किए, सीएसएस भी क्लियर किया और पीएमएस भी क्लियर किया. बिल्कुल ऐसे ही. फैमिली में कोई है सीएसएस जिसने क्लियर किया? नहीं, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द होल फैमिली. हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? We are 5 siblings. हम 5 siblings हैं, 4 brothers हैं और एक sister है. अच्छा, आप ये बताएं कि सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए थे वो किसी की गाइडेंस से किए थे या खुद रखे थे? So if I talk about choosing my subjects, I'll say कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को ना प्लान करके चलता हूँ. So मैंने किसी की गाइडेंस नहीं ली थी इस सिलसिले में, क्योंकि मैं खुद चीज़ों को इवेल्युएट करता हूँ. So मैंने जो अपने ऑप्शनल से वो प्रॉपर उन पे पेपर वर्क करके, मतलब आई एम फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आपने रिटर्न का स्कोर अच्छा लेना है टू गेट अ गुड एलोकेशन. सो मेरा एक सबसे बड़ा जो ऑप्शनल चूज करते हुए एक चीज थी कि वो था रिटर्न का स्कोर मेरा कैसे अच्छा आएगा. आपने इंटरव्यू में भी टॉप किया हुआ है? जी, मेरा इंटरव्यू में भी टॉप है. इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने सर शाहिद के पास यहाँ किप्स में भी आके 2-3-4 मॉक्स दिए हैं कंसेक्यूटिव. किप्स का कैसा रहा आपको? किप्स का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस. मैं सर शाहिद के पास आया था पहले 1-on-1 के लिए. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. सर ने बड़ा, मतलब जनरली सर का वो एक परसेप्शन है कि सर बड़े सख्त इंटरव्यूज करते हैं, सर इतना बच्चों को कर देते हैं, बट माय एक्सपीरियंस वाज क्वाइट डिफरेंट. मतलब सर के पास जब मैं आया, सर मोटिवेटेड मी. सर ने मुझे, मतलब सर वाज के तुम बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, कर जाओगे, तुम कर जाओगे, मतलब एक बहुत मोटिवेशन मिली थी मुझे सर के पास आके. सो आई केम टू हिम अगेन. मैंने आगे दोबारा एक 1-on-1 और दिया, फिर मैंने मॉक दिया. सो मुझे एक वो था कि यार
मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है, आई एम गिविंग इंटरव्यूज, और अगेन सर का थोड़ा सा हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू के दौरान। सो दैट हेल्प मी। एंड फनीस्ट थिंग इज कि अगर मैं आपको पीएमएस के एक इंटरव्यू की बात बताऊं, पीएमएस का एक मुझसे बड़ा ना मुश्किल सा टोकन क्वेश्चन हुआ था ऑन डागो गार्सिया। चेयरमैन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के आंसर्स दे देगा, और एग्जैक्टली वो क्वेश्चन सर शाहिद वजीर ने मुझसे किया हुआ था, अच्छा। और मुझे तब नहीं आता था। फिर सर ने मुझे उस पर एक्सप्लेन किया कि अच्छा ये ऐसे है, यहाँ पे है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। सर ने खुद ही इंटरव्यू के बाद मुझे बता दिया। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि चेयरमैन ने एग्जैक्टली वो क्वेश्चन मेरे से लास्ट क्वेश्चन किया था इंटरव्यू का, और वो मैंने एज इट इज जब रेप्लिकेट किया तो ही वाज शॉक्ड कि इसको कैसे आता है। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। सीएसएस का इंटरव्यू मुश्किल लगा या पीएमएस का? टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर मी, मुझे दोनों में मजा आया, मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगेन जब आप इतने ज्यादा प्रिपरेशन कर चुके हैं एक चीज की, क्योंकि मैंने अगेन मैंने बहुत जगह पे ये चीज बताई है कि मेरे पास तकरीबन 75 रिकॉर्डेड इंटरव्यूज है मेरे, वन ऑन वन रिकॉर्डेड इंटरव्यू 70 से 75 है। और उसके अलावा जो मतलब फुल तैयारी के साथ बैठे हैं इंटरव्यू में। ऑब्वियसली हम 20 अगर हम 2024 की बात करें तो 15 महीने बाद रिजल्ट आया। एग्जाम वाज इन फरवरी 2024, उसका रिजल्ट आता है अप्रैल के एंड में 2025 के, और इंटरव्यू मेरा हुआ था 24 ऑफ जुलाई और 22 ऑफ जुलाई को, दोनों आगे पीछे हुए थे। सो इतना बड़ा जब डिले था तो उसमें ऑटोमेटिकली आप तैयारी तो कर रहे होते हैं, आप कर रहे होते हैं चीजें कवर। सीएसएस के इंटरव्यू में कितना टाइम लगा था आपको देते हुए वहां पे? कितने मिनट का मैंने प्रिसाइजली काउंट नहीं किया, बट आई हैव अ गट फीलिंग कि वो 33-34 मिनट्स का था, 35 तक और था। उसमें टोकन क्वेश्चन ज्यादा थे या एनालिसिस बेस्ड थे? मुझसे टोकन क्वेश्चंस नहीं हुए, दो तीन टोकन क्वेश्चंस हुए थे बीच में इंटरव्यू में। अच्छा। और वो भी आई थिंक वो उन्होंने चेक करना था कि हाउ आई रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चन। मुझसे पीएमएस के इंटरव्यू में हुए थे 8-10 टोकन क्वेश्चंस हुए थे, उनमें से जो मुझे आते थे, जैसे अभी एक टोकन क्वेश्चन मैंने बताया डागो गार्सिया का, ये मुझे आता था, सो ये मैंने बता दिया। काफी मुझे नहीं आते थे, उसमें मैंने सॉरी कर दिया। अगेन टोकन क्वेश्चन इज समथिंग है जिसपे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से उस पर सॉरी भी बोल दें तो यूर गुड टू गो। आपने उनको ये नहीं बताना कि आपको दुनिया की हर चीज पता है, आपने उनको अच्छे ओपिनियंस देने हैं। जब आपसे वो ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो उस मोमेंट पे आके आपने उसको कैपिटलाइज करना है। टोकन क्वेश्चंस पे आपने परेशान नहीं होना। इंटरव्यू का हम इसलिए पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में सर का टॉप रहा है, सीएसएस में भी पीएमएस में भी। तो अच्छा, आप गाइड ये करें स्टूडेंट्स को जो पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स में जो इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, उनके लिए रेलिवेंट कोई बुक्स कौन सी होनी चाहिए, क्या सजेशन देते हैं पाक अफेयर के लिए स्पेशली, पहले मेनली? बिल्कुल। अच्छा सबात भाई, इस पे मेरा थोड़ा सा ना आपको ओपिनियन काफी लोगों से डिफरेंट नजर आएगा। उसकी रीजन ये है कि मैं अगेन आई एम एन इंजीनियर, तो इंजीनियर्स की एक आदत होती है कि वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। सो सेम इज एप्लीकेबल ऑन मी एज वेल। मैंने बुक्स को ज्यादा कुछ कंसल्ट नहीं किया अपनी सीएसएस की जर्नी में। जो मैंने साल तैयारी किया, आई हैव ट्राइड टू यूटिलाइज ऑल द ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो बुक्स पे अगेन आप जितना रिलाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू मेक योर जर्नी डिफिकल्ट। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने सीएसएस पीएमएस में सारे सब्जेक्ट्स कैसे तैयार किए हैं, स्पेसिफिकली पाक अफेयर एंड करंट अफेयर, तो मैंने बहुत ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए, अच्छे यूट्यूब चैनल्स को मैंने कंज्यूम किया। एक दो अच्छा नाम मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपना स्टार्ट करना है सीएसएस की जर्नी में, तो आप अल जजीरा को सुने जाके, उसका स्टार्ट हेयर है, उससे आपको दुनिया में जो इश्यूज हैं उसमें स्टार्ट हेयर में आपको 7 से 8 मिनट में 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा, मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव में। बिल्कुल ऐसी है। देन देयर इज वन चैनल कैस्पियन रिपोर्ट, उसकी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं, 20-25 मिनट के दरमियान, इलस्ट्रेशंस अच्छी होती हैं, बट इट इज वेरी गुड। अगर आप उसको वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, यू विल बी यूजिंग ऑल द कंटेंट इन योर पेपर। देन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में वर्ल्ड टाइम्स का एक होता था, यूट्यूब का आता था, वर्ल्ड फोर्टनाइटली ग्लांस, तो वो उस पे 40-50 वीडियोस थी। मैंने उसको, दैट वाज माय स्टार्टर। जो अली नकवी वगैरह ने शुरू किया, बिल्कुल सर, अली नकवी का अब उनका अपना चैनल है वर्ल्ड इन फोकस, दैट इज वेरी गुड। तो इस तरह के चैनल्स हैं, वाइड साइड है, ये 5-6-7 चैनल्स हैं। नुक्ता भी एक नया बन गया कामरान खान साहब का, तो वो दैट इज वेरी गुड। अगेन आपने ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है कि आपने अपना एनालिसिस डेवलप करना है। आप एक लिखी हुई किताब पढ़ के चले जाएंगे, आप वहां पे नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर आपने एक इशू के ऊपर एक अच्छा पर्सपेक्टिव अपने जहन में डेवलप कर लिया, तो सीएसएस की सारी चीज ही डिफरेंट है कि आपसे एक क्वेश्चन आएगा, आपने वहां एग्जाम में बैठ के उसका जवाब देना है। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है आपने वो नहीं देना, आपने जो पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है आपने वो जाके लिखना है। यानी कि पाक अफेयर्स के लिए एनालिसिस आपने बेहतर किया, लोगों को सुन के, पढ़ना से ज्यादा सुनना बेहतर रहा। बिल्कुल।
और करंट अफेयर्स के लिए भी फिर यही स्ट्रेटेजी रही होगी। मेरी ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स के लिए यही स्ट्रेटजी थी कि मैं अपना नॉलेज बेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता था। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर करंट अफेयर पाक अफेयर का आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया था। ओके। और मैंने जहाँ पे रिक्वायर्ड होता था मैं नोट्स बना लेता था, जहाँ पे रिक्वायर्ड होता था हर चीज में, मतलब नोट्स शॉर्ट्स बनाते थे या लॉन्ग नोट्स बनाते थे? जनरली मेरे नोट्स लॉन्ग ही होते थे। लॉन्ग शॉर्ट नोट्स में तब बनाता अगर मैंने पेपर में रिवीजन करनी होती, मैं पेपर्स में रिवीजन करता ही नहीं। अब जो ऐसे की स्ट्रेटजीज डिफरेंट चलती हैं, हर इंस्ट्रक्टर की डिफरेंट है। ऐसे आपने किससे पढ़ा, अगर पढ़ा तो क्या स्ट्रेटजी रखी, एवेल्यूशन भी करवाई उसकी, उस ऐसे में क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? बिल्कुल, ऐसे आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा टारगेट भी यही होता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल भी इसी में होते हैं। और मुझे उसमें उसकी सबसे बड़ी रीजन जो लगती है दैट इज के इतनी ज्यादा इस पे ओपिनियंस हैं कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती कि ऐसे में करना क्या है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसे में कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने उसको इंतहाई सिंपल तरीन अल्फाज में जाके जवाब दे आना जो भी क्वेश्चन उसने किए। अब अगर मैं बताऊं मैंने ऐसे सीखा किससे, मैंने एक इंसान से ऐसे सीखा, उनका नाम है सर आसिम रजा। सर पैस के ऑफिसर हैं और मैंने उनसे ऐसे सीखा। अब अगेन मैं थोड़ा सा इस पे मार्केट पे बात करूंगा कि हर एकेडमी ऐसे पढ़ा रही है, हर एकेडमी का अपना एक पैटर्न है, ठीक है। और कोई पैटर्न गलत नहीं है, ठीक है, सब पैटर्न ठीक है, सब सब मेथड्स ठीक है। जरूरत इस चीज की है कि स्टूडेंट क्लैरिटी इस चीज पे डेवलप करे कि उसने क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। ऐसे के कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। अगर आप उन डूज पे फोकस कर लेते हैं और डोंट्स को अवॉइड कर लेते हैं देन यू विल अल्टीमेटली पास द ऐसे। सो अगर मैं बात करूं, मतलब डूज और डोंट बता दें डूज और डोंट्स एस्पिरेंट को काम आ जाए। बिल्कुल डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले डोंट्स पे बात करते हैं, जो चीजें नहीं करनी। दैट इज कि आपने जो अगेन ये एक थीसिस स्टेटमेंट के पीछे हर कोई इतना ज्यादा टाइम जाया कर रहा होता है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। आपको थीसिस स्टेटमेंट ऐसे में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपने एक स्टांस लेना होता है। आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट कभी नहीं होती। कभी आप जाके बुक पढ़ेंगे, आपने बुक का प्रीफेस पढ़ना है जो उसका स्टार्ट में आता है ना, उसमें इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ नहीं लिखा होता। हम ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। जरूरत 70% लोग 80% लिखते हैं, इसीलिए 98% फेल भी करते हैं। सो आपको आउटलाइन के अंदर आपने आउटलाइन के अंदर हेडिंग्स पे आना है, अपने पॉइंट्स देने, अपने उसको आउटलाइन बतानी है कि मैंने ये बातें करके आपके टॉपिक को जस्टिफाई किया। आपके पास जब इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन में आप एक क्लियर स्टांस लें, जो आप स्टांस लेके उसको जस्टिफाई करें कि मैंने ये 10 आर्गुमेंट्स दिए हैं जिसकी वजह से मैं ये स्टांस ले रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट कैन बी एनी स्टांस, मतलब आप एक स्टांस ले लें या दूसरा ले लें, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बट टेक अ स्टांस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कुछ बच्चे कहते हैं जी काउंटर पर्सपेक्टिव लिखना है या नहीं लिखना, इससे फर्क नहीं पड़ता। लिखना है तो लिखते हैं, एक एक्स्ट्रा बैलेंस अप्रोच ऐसे के मुताबिक ही वैसे भी करना है, तो डिपेंड करता है ऐसे क्या है। सो ये एक सबसे पहला डोंट है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट पे अपने आप को नहीं कन्फाइन करना। आउटलाइंस में केस स्टडीज लिखते थे। मैं केस स्टडीज नहीं लिखता था, मैं साथ ही ब्रैकेट में एग्जांपल दे देता था। प्रॉपर केस स्टडी का हेडिंग, केस इन पॉइंट हेडिंग बना के नहीं मैं लिखता था, मैं एग्जांपल दे देता था कि मैंने कोई अगर आर्गुमेंट दिया तो वो एग्जांपल्स पे भी मैं इस पे भी करता हूँ कि मजीद डूज क्या है इसमें। एग्जांपल से मुराद कोई स्टैट नहीं होता। एग्जांपल कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल कोई आपने अगर बात की है तो किसी पर्सनैलिटी का कोई एक्शन था उसको लिखते हैं। रियल लाइफ की भी आपकी रियल लाइफ की कोई एग्जाम्पल, आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया हुआ एक चीज वो लिखते हैं। आपने कोई कल खबर पढ़ी है आप वो लिखते हैं। दैट कैन बी एनीथिंग। आपने कोई स्टैट आपके जहन में आ गया, मतलब आप वो ऐसे लगना चाहिए, रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। ऐसे आपकी 3 घंटे की वहां पे एक पेपर होना चाहिए जिसपे फील हो के इस 3 घंटे में बैठ के एग्जाम बच्चे ने योर ऑन स्कूल ऑफ थॉट जो दिल किया एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसे लिखा। अब जो स्ट्रक्चर्ड वे में जो 4-5 चीजें हैं वो कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए लाजमी वो ठीक होनी चाहिए? बिल्कुल। अगेन आप ऐसे को जाके देखेंगे ना तो एक टॉपिक आया होता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन से मुराद ये नहीं है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे क्वेश्चन मार्क डाला होता है। क्वेश्चन से मुराद ये है कि उसमें किसी चीज का जवाब देना। अब स्टूडेंट्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। ऐसे में इररेलेवेंट नहीं होना। ऐसे में आप जब तक जवाब नहीं देंगे ऐसे पास नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे से पीएमएस का, मैं ऐसे दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। उसने क्वेश्चन किया हुआ था सोशल मीडिया के आगे लिखा हुआ था कि इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी या डीपन्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब यहाँ पे मैं सोशल मीडिया को बताना शुरू कर दूं, मैं दोनों चीजों को डिस्कस करना शुरू कर दूं, दैट डजंट मेक सेंस। उसका मैंने एक क्लियर स्टांस लिया था, सोशल मीडिया प्रमोट्स इंक्लूसिविटी, और उस एक इंट्रोडक्शन सेकंड हेडर मेरा था सोशल मीडिया, हाउ सोशल मीडिया प्रमोट्स इंक्लूसिविटी, और उसके नीचे मेरे 11 पॉइंट्स थे। 11 आर्गुमेंट्स थे, 11 हेडिंग्स नहीं 11 आर्गुमेंट्स थे। अच्छा। कि सोशल मीडिया प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। दूसरी साइड को मैंने टच ही नहीं किया।
और अच्छा। उसके बाद मैंने एक दो रिकमेंडेशंस दे के कंक्लूड कर यानी दिया। कि एक स्टांस ले लिया और उसके ऊपर आर्गुमेंट दिए दैट्स इट। फिर। अब इसमें बेसिकली ये डूज हैं ऐसे के कि आपसे एक सवाल हुआ है, आप उसका डायरेक्टली जवाब दें, दोनों में से एक स्टांस लेना है। स्टांस ले लें और उसका जवाब दें, और आप उसको उसके साथ रेलेवेंट रहें। फिर ये एक और डू है कि रेलेवेंट रहें। फिर एक डोंट आता है कि जी हमारे मैंने बहुत सुना हुआ था सीएसएस की जर्नी में आने से पहले कि कोई बहुत एक्सट्रीम हैवी किस्म की वोकैबुलरी चाहिए होती है। आई थिंक दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। अगर आप ऐसे में जितना आसान अल्फाज में ऐसे लिखेंगे, सिंपल इंग्लिश में। इनफैक्ट जो मेरे उस्ताद हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ, जिनसे मैंने ऐसे सीखा, वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते थे कि आपका ऐसे इस तरह का होना चाहिए कि 10वीं क्लास का बच्चा वो समझ सके। ठीक है, सो 10वीं क्लास का बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश अंग्रेजी उसकी होती है, ये हम बेसिक लेवल लेकिन वो बस ठीक हो अंग्रेजी, दैट शुड बी करेक्ट। आपकी ग्रामेटिकल आपको पता हो कि ही के साथ डज लगना है, ही के साथ जिसने डू लगाया हुआ है उसको सीएसएस में फिलहाल बैठने नहीं चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपने जवाब दिया हो अपने ऐसे का, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर दिया हो, आपने रेलेवेंट मटेरियल लिखा हो, आपने अननेसेसरी वोकैबुलरी यूज ना की हो, आपने अच्छे तरीके से अपना स्ट्रक्चर किया हो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो, और आपने उसको अच्छे तरीके से कंक्लूड भी किया हो। मतलब ये ऐसे के डूज हैं। सिंपल है, आपकी आउटलाइन ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट आप डिस्करेज कर रहे हैं कि उसमें ना लिखें। बिल्कुल मैं डिस्करेज कर रहा हूँ। ठीक है, और जो स्टांस एक ले लें और उसको फिर प्रूव करें, उसको जस्टिफाई करें विद एज मेनी आर्गुमेंट्स एज यू कैन। रेलेवेंस रखनी है, कोहेरेंस रखनी है, ये चीजें बस इनको मतलब जो 5 बेसिक उसूल हैं बस उन पे चलना है और सिंपल इंग्लिश में लिखना है। बिल्कुल। अब आपने जो ये वर्ड्स बोले हैं कोहेरेंस वगैरह, ये अगेन मैं अभी एज सीएसपी नहीं, एज अ एस्पिरेंट अगर मैं देखूंगा तो आई वुड से कि ये कोहेरेंस, इस तरह के वर्ड्स बच्चों को परेशान करते हैं। अगेन एक पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, हर पैराग्राफ का वही स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन का भी वही स्ट्रक्चर होता है। पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को आपने फुलफिल करना है, उसका एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, उसके बाद आपने उसमें चीज अपनी बात को एक्सपेंड करना है, उसमें एविडेंस देना और उसको कंक्लूड करना है। हर पैराग्राफ का यही स्ट्रक्चर है। इसमें हर पैराग्राफ को एक ऐसे की तरह ट्रीट करें, हर पैराग्राफ को एक ऐसे की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल, आपने इसको बहुत अच्छे अल्फाज में सम अप कर आपको बिल्कुल ऐसे ठीक लगेगा फिर। अच्छा, इस कंपल्सरीज में जो प्रेसी थी उसमें कहाँ से प्रिपरेशन किया आपने? प्रेसी की अगेन मेरी थोड़ी सी आपको तैयारी अनकन्वेंशनल सी लगेगी। सो मैंने प्रेसी के जो शॉर्ट पोर्शन था उस पर ज्यादा टाइम जाया नहीं किया। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने वोकैबुलरी पे कभी टाइम जाया नहीं किया, उसकी रीजन है कि मेरा थोड़ा सा क्रैमिंग वाला एलिमेंट है नहीं, इंजीनियर्स का शायद होता भी नहीं है मुझसे। ड्राई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे है। सो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैंने ये जो वोकैबुलरी तैयार करनी भी है या नहीं करनी। सो मैंने उसको साइड पे रख दिया। मैं जो डॉन, ऑब्वियसली मैं डॉन के वो चीजें वगैरह पढ़ता था, एडिटोरियल्स पढ़ता था, तो उससे जितनी वोकैबुलरी एस्टैब्लिश हो रही थी, डेवलप हो रही थी। पढ़ते थे या आर्टिकल्स पढ़ते थे? मैं आर्टिकल्स भी सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ता था, और वो भी रेगुलरली नहीं पढ़ता था। न्यूज़पेपर मैंने बहुत कम यूज किया ड्यूरिंग माय जर्नी। सो जो वोकैबुलरी वहां से मेरी ऐड हो रही थी मेरे मेमोरी में, वो दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा मेन फोकस था वाज ऑन प्रेसी। सब्जेक्ट का नाम है प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन। ये 50 मार्क्स पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। मतलब मैंने अगर मैं अपने जाके देखता हूँ पेपर, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई कम से कम 50-60 प्रेसियां लिखी हुई है एटलीस्ट। सिमिलरली मैंने कोई ऐसे भी इतने लिखे थे? ऐसे 50 प्लस थे वो तो 50 प्लस कंफर्म ऐसे लिखे हुए। ऐसे और प्रेसी ऐसे थे या सिर्फ आउटलाइंस? आउटलाइंस मैंने कम बनाई है, मैं फुली लिखता था। जब मैं ऐसे लिखता था तो मैं कंप्लीट कर लेता था। आउटलाइंस भी काफी बनाई है, 5, 10, 15 होंगी, बट कंप्लीट मेरा ऐसे होता था कि कंप्लीट करने की जरूरत है। सो कॉम्प्रिहेंशन में मेरा मेन फोकस था उस 50 नंबर के पोर्शन पे जो कि पेपर का नाम है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ट्रांसलेशन। देन कम्स आपका छोटा पार्ट, करेक्शन, प्रेपोजिशंस, इनके लिए पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए मैंने कोई बुक्स कंसल्ट नहीं की। अच्छा। मैंने इनके लिए पास्ट पेपर्स कंसल्ट किए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीएसएस के 20, 25, 30 साल के पास्ट पेपर्स निकाले, जो करेक्शंस आई हुई थी मैंने उनको सॉल्व किया। मैंने पास्ट पेपर्स निकाले, जो प्रेपोजिशन थी मैंने उनको सॉल्व किया। स्मार्ट स्टडी है। अगेन मेरी पूरी जर्नी, अगेन इट्स अ 1 ईयर लॉन्ग जर्नी, बट इसमें भी मैंने स्मार्ट चीजों को ही यूज किया। टेस्ट सेशंस दिए कहीं पे? हाँ जी, मैंने टेस्ट सेशंस बिल्कुल दिए, टिप्स पढ़ी थी। सो मैं फिर इधर आना शुरू हो गया, मैंने यहाँ की टेस्ट सीरीज की। तो मैंने टेस्ट सेशन पे, और मैं घर बैठ के लिख नहीं था पा रहा, इसलिए मुझे एकेडमी भी जाना पड़ा था। अदरवाइज मेरी प्रेपरेशन सारी मैंने खुद ऑनलाइन रिसोर्सेज से की है। नियर पीयर का मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, उधर से मैं अपना सब्जेक्ट्स कवर करता था। फिर उसमें मैं वैल्यू एडिशन हर हद तक जाके करता था। मैं वर्कशॉप्स लेता था, डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की वर्कशॉप्स लेता था। सर वकास नवाज की आई स्टिल रिमेंबर मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए ली, जेंडर के लिए ली। तो मैं वैल्यू एडिशन पे कभी भी नहीं रुकता था। बट जब लिखने की बारी आती थी तो मैं उससे डरता नहीं था। मुझे जहां पे लिखने का मौका मिलता था मैं लिख लेता था, रिटर्न के केस में।
और इंटरव्यू के केस में मुझे जहां बोलने का मौका मिलता था मैं बोल लेता था। एंड आई थिंक दीज टू थिंग्स हैव हेल्प मी कि मैं लिखा भी बहुत ज्यादा है, बोला भी बहुत ज्यादा है, और मुझे उसका रिवॉर्ड रिजल्ट में मिल गया। हिस्ट्री के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो यूएस को डिस्करेज किया जाता है ज़्यादा। कुछ इंडो पाक भी ऑप्ट कर लेते हैं, आपकी यूरोपियन सी, तो उसमें ना ज़्यादा अच्छा स्कोर आ जाता है। स्टूडेंट्स को गाइड करें कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें, उसका सिलेबस भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन उसकी कोई अच्छी गाइड बुक्स बता दें या उसके सोर्सेज बताएं, मटेरियल बताएं, कहाँ से तैयारी की जाए इसकी। बिल्कुल, आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस इशू हिस्ट्रीज को लेके। हिस्ट्रीज को लेके हमारा पिछले 5-10 साल का आइडिया था कि यूएस हिस्ट्री बहुत ज्यादा लोग ऑप्ट करते थे। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि यूएस हिस्ट्री को मैसिवली टारगेट किया जा रहा है, मतलब 30s में नंबर दिए जा रहे हैं। सो यूएस हिस्ट्री एक बहुत रिस्की सब्जेक्ट हो चुका है। अब पेपर इस भी मुश्किल होता है उसका। पेपर भी मुश्किल आ रहा है और एग्जामिनर भी थोड़ा सा टफ हुआ हुआ है हम्म। उसको लेके सब्जेक्ट को। अब जब हिस्ट्रीज की बात आती है ना, तो मैं स्टूडेंट्स को ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने हिस्ट्रीज नहीं रखनी। उसकी रीजन ये है कि हिस्ट्री से आपको नॉलेज आता है, और सीएसएस में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो, अगर मैंने एक लफ्ज में बोलना है, दैट इज नॉलेज। कि आपका नॉलेज बेस ब्रॉड होता रहे, और हिस्ट्री के बगैर वो आप कभी भी अपना नॉलेज बेस नहीं बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट यूरोपियन हिस्ट्री मैंने रखा था, उसका मैंने कंटेंट अपने बहुत से सब्जेक्ट्स में यूज किया। इवन मैंने एसेज में बहुत सी एग्जांपल्स यूरोपियन हिस्ट्री से दी है, वो मैंने वहां से पढ़ी हुई थी और उनको मैंने यूज अपने एसे में किया। मैंने अपने एसे के इंट्रो में बहुत से एनेक्डोट्स यूरोपियन हिस्ट्री से लिखे। सो हिस्ट्री सबसे पहली चीज तो ये, इट इज एज क्लियर एज दैट कि आपने इसको रखना है। देन कम्स कि आपने हिस्ट्री कौन सी रखनी है और किस तरह रखनी है। अगर मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके मैं यूरोपियन हिस्ट्री पे आया था। उसकी रीजन ये थी कि यूरोपियन हिस्ट्री की कैपेसिटी टू गिव नंबर बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर एक इसका दूसरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे बहुत लोग कहते थे कि यार ये तो बहुत लंबी है, ये तो बहुत मुश्किल है। आई एग्री कि ये लंबी बहुत है, बट ये मुश्किल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसका पेपर टू द पॉइंट बनता है। यूरोपियन हिस्ट्री के आप टॉपिक्स जाके जब देखेंगे, आप सिलेबस देखेंगे, इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जब पेपर आएगा तो वो पेपर डायरेक्टली आएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। यहाँ पे तीसरा कोई सवाल बनता नहीं है। बट अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री में जाएंगे या किसी और हिस्ट्री में जाएंगे, वहां पे वो कुछ भी सवाल बना देगा। इवन 2024 के पेपर में बच्चे कह रहे थे कि जी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बड़ा अजीब सा सवाल आया, उसने कोटेशन दे दी थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, एंड दिस इज a very simple question कि what are the impacts of French Revolution on the whole Europe, जिसने पढ़ी होगी उसे पता लग जिसको जाएगा। exactly। So European history का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। इसका सिलेबस इज वेरी कम्पैक्ट, क्लोज एंडेड इसका सिलेबस है। देन आपने तैयार कैसे करना, तैयारी के लिए अगेन मैं बुक्स पे इस पे नहीं रिलाई करता। मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी कि मैंने इसको यूट्यूब पे गया था और मैंने यूपीएससी के वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स लिए थे। ठीक है, उससे मेरे मेजर सारे टॉपिक्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन, कांग्रेस ऑफ वियना, सार कॉन्सेप्ट वाला चैनल्स, बिल्कुल इस तरह के जो यूपीएससी के चैनल्स हैं, दे आर वेरी गुड। ठीक है, मैंने अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने उसको बहुत ज्यादा यूज किया। जेंडर स्टडीज के भी बहुत, जेंडर स्टडीज के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, एक्सीलेंट लेक्चर्स, फिलोसफी के लेक्चर्स हैं। आपको मतलब जो आप सब्जेक्ट आपने, हाँ बस पाक अफेयर करंट अफेयर वहां से जाके तैयार नहीं करनी, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स उधर से तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे तैयार होते हैं। सो मैंने अपनी बेसिक जो कोर थी, मुझे वो इस पे यूरोपियन हिस्ट्री का नियर पीरियड पे सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिला था। सो मुझे इसके लिए फिर आउट ऑफ द वे जाना पड़ा था। मैं यूट्यूब पे जाके अच्छे लेक्चर्स देखे, अब जैसे मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का बताया, मैंने इसको कंज्यूम किया। फिर उसके बाद मुझे ऑब्वियसली अब जब एक चीज कवर नहीं कहीं से हो पा रही, तो मुझे फरूख सुल्तान साहब की बुक देखनी पड़ी। मैंने उस काफी रिकमेंडेड है, बिल्कुल, वो दैट इज अ वेरी गुड बुक अगर आपने उसको सिर्फ गो थ्रू करना है। मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, गाइड बुक के लिए यूज कर लें, गाइड बुक के लिए कि आपके कोई टॉपिक्स अगर मिस हो रहे हैं, डोमेन्स पता लग जाए, ये डोमेन्स कवर करनी है, फिर बाकी इंटरनेट से करते थे आप। बिल्कुल ऐसी है। सो मैं उससे कोटेशंस बुक से बहुत उठाई है। अगेन कोटेशंस आपको हिस्ट्री सोशल साइंसेज में आपको कोटेशंस, आपको इस तरह की थ्योरीज, इस तरह की बातें, इवेंट को बहुत बहुत रिलेट करना आ जाएगा, उसमें चीजें आ जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री एसेंस इट इज हिस्ट्री। तो मैंने इस पे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके काम किया था। कि मैंने अपनी बुक्स जो पढ़ी नहीं भी थी, मैंने उनके नाम याद कर लिए थे और उनके मैंने ऑथर्स याद कर लिए थे, जिनको रेफरेंसेस मैंने उनको दिए थे, क्योंकि अगेन एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर को लगेगा बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई। बिल्कुल ऐसी है। सो आपने अगेन अगर सिडनी बीफे ने वर्ल्ड वॉर पे बुक लिखी हुई है तो इट मींस कि उसने वर्ल्ड वॉर पे लिखी हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस पे आप वर्ल्ड वॉर की अगर सिडनी बीफे की एग्जांपल दे देते हैं, आप जाके बता देते उसने ये कहा, तो एग्जामिनर इज अ ह्यूमन, वो उसको। इसकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है कि चैट जीपीटी से सारी बुक्स के ना रिव्यूज निकाल ले बंदा, और वो ही अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर ले। बिल्कुल ऐसी है ये स्ट्रेटजी लगेगा कि 10-12 बुक्स इसने पढ़ी हुई है यार, बहुत इसका थोड़ा नॉलेज है। एग्जैक्टली, स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, अच्छा जब आपने सीएसएस क्लियर कर लिया, उसके बाद माशाल्लाह पीएमएस भी क्लियर हुआ, तो दोनों में से
बेहतर फिर कौन सा लगा कि ये चूज करना है? मैंने किसी ने सजेशन नहीं दी यार सीएसएस कर रखने लगे हो या पीएमएस रखने लगे हो, उसमें क्या चूज किया नहीं फिर? नहीं, आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर। मेरा सीएसएस का ग्रुप पीएम पैस था, हम्म तो वो उस पे फिर हम्म सेकंड ऑप्शन ही नहीं थी कि ऑब्वियसली अगर ग्रुप कुछ और होता है तो फिर एक वो डिस्कशन शुरू हो जाती है कि यार पीएमएस को कंटिन्यू करना है या फिर इस ग्रुप को करना है, बट मेरे केस में वो दैट वाज क्वाइट सिंपल के पैस को ही कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच तलहा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।